गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सीएमए फाइनल के। गाइस ये नया चैप्टर है सीएफआर का, शेयर बेस्ड पेमेंट। और गाइस ये स्टडी नोट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइस इसमें से क्वेश्चन आना मैंडेटरी एकदम फाइनल रहता है। तो ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड गाइस इसका मैं आपको इस लेक्चर पे ओवरव्यू देने वाली हूँ, पूरा कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं अपन की कॉन्सेप्ट क्या है आखिर इसके पीछे का। ठीक है, तो चलो वीडियो को सकते लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं। गाइस मैं आपको एक सेकेंड आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से दिखा देती हूँ आपको मैट भी एक बार कि गाइस हम अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप मैट से भी खोल पाओ। कि स्टडी नोट नंबर 6 शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले डिस्कस। लेटेस्ट पीडीएफ के हिसाब से पेज नंबर है 329। ठीक है, तो गाइज इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है मैं एक बार आपको अपने नोट्स से बता देती हूँ सो दैट गाइज आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत बढ़िया नोट्स बने हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट वहां से पढ़ते देन वील गो जंप टू स्टडी मैट ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, स्टडी मैट भी कवर होगा यहाँ पर। ओके, ठीक है गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले अपन जो अपना शेयर बेस्ड पेमेंट है ना गाइस, वो IFRS 2 से आया है। ठीक है, 2004 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि हम लोग किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें बाय एन एंटिटी, मतलब एक एंटिटी कैसे एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे किसी भी शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन का। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही चैप हमारा सब्जेक्ट ही है ये, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अपन कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें एक एंटिटी का, ठीक है, जिसके साथ ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये अपना एंटिटी हो गया, ये अपना सप्लायर हो गया। फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर से कोई सामान खरीदा है। ठीक है, तो ये एंटिटी हो गई, ये सप्लायर हो गया। और गुड्स और सर्विसेज आप लोग लेन देन कर रहे हो, तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। मतलब मैम, मतलब गाइज ये बोलना चाहती हूँ मैं कि समझ लो कि अगर आप कोई, आपको एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सिल्क खाने का मन हुआ, डायरी मिल्क कैडबरी सिल्क। ठीक है, तो आप गए एक शॉप में, किराना दुकान पे गए एंड देन खाली मतलब वहां से लिया आपने सिल्क चॉकलेट और आपने पेमेंट किया कैश से। ठीक है, कई बात को ध्यान देना। आप थे, आपको खाने का मन हुआ, क्या हुआ, चॉकलेट खाने का मन हुआ आपको। देन आप गए एक स्टोर पे जहाँ पे आपने क्या किया, चॉकलेट खरीदा और उसके बदले पेमेंट किया। ठीक है गाइस, तो इसमें आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें अपना रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जो आप रुपीज़ अपने कैश में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। बट गाइस अगर कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल, अब आप अपने एग्जांपल में कंपनी को मान लो, ये कंपनी है या एंटिटी है। तो गाइस अगर वो अपने शेयर्स देती है, आपने जो यहाँ पर कैश दिया था ना, कैश की जगह अगर वो शेयर्स दे रही है, तो उस केस में वो शेयर बेस्ड पेमेंट हो जाएगा। मतलब ये कि कैश देती वो, तो उसकी जगह उसने अपना शेयर्स दे दिया। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, शेयर्स का अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब ये कि समझ लो कि आपके पास एक रोटी है और आपके फ्रेंड के पास सिर्फ सब्जी है। ठीक है, आपके पास रोटियां हैं, समझ लो आपके पास 5 रोटी है। ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास 1 बाउल सब्जी है। ठीक है, आपको चाहिए सब्जी, आपके फ्रेंड को चाहिए रोटी। तो आप क्या किए, उससे सब्जी लिए और अपना रोटी का शेयर दिए। आपकी 5 रोटी का कुछ शेयर आप अपने फ्रेंड को दे दिए, जिसके बदले में आपके फ्रेंड ने आपको क्या दिया, सब्जी दिया। तो गाइस आप लोग फिर कॉम्बिनेशन बना के खा लिए। तो मकसद क्या था इसमें कि आपने शेयर दिया अपने रोटी का, तब जाके आपको सब्जी मिली। वैसे ही कंपनी को इस सप्लायर से रॉ मटेरियल मिला, गुड्स और सर्विस मिला, उसके बदले सप्लायर ने क्या दिया, वो उसने अपना शेयर्स दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, कैश नहीं दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते गाइस, अब जो आए अपना, ये तो सेम पार्ट है गाइस। देन गाइस अपना ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो गाइस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपन क्या देखते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट में जैसे ग्रुप ऑफ एंटिटीज रहती है और एक एंटिटी है। मतलब यहाँ पे एक, दो, 3 लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, और यह सिंगल एंटिटी होती है। जब ये लोग गुड्स और सर्विसेज लेते हैं सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर से ले रहे हैं गुड्स और सर्विस। कौन ले रहा है गुड्स और सर्विस, एंटिटी ले रही है। कितनी एंटिटी ले रही है, मोर देन वन, ग्रुप है, मतलब 2-4 लोग एक साथ ले रहे हैं। और उसमें से कुछ सर्विसेज एंटिटी को दे रही है, तो एंटिटी उसका पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो वो शेयर से कर रही है। मैम नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। इसका एग्जांपल गाइस सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप मान लो कि आप हो सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी का एग्जांपल। इसमें गाइस ग्रुप कंपनी क्या हो गया, एसोसिएट कंपनी हो गई, आपकी सब्सिडरी कंपनी हो गई, आप हो होल्डिंग। तो कैसे होता है
कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज एसोसिएट और सब्सिडी रख रहे हैं ना, सारे का पेमेंट होल्डिंग करेगा। मतलब होल्डिंग भी सामान लिया है, सब्सिडी भी सामान लिया है, एसोसिएट भी सामान लिया है, बट सारा पेमेंट होल्डिंग कर रहा है। ठीक है, और वो किस में पेमेंट कर रहा है? मोड क्या है? शेयर का। ठीक है गाइस, इसका बहुत अच्छा एक और एग्जांपल हो सकता है ये कि आप जाते हो शॉपिंग करने, जब आप छोटे छोटे थे, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप 8 साल के हो, आपके भाई बहन 5 साल के हैं, आप और आपकी सिस्टर, आप या आपका ब्रदर, वट एवर द केस में भी, आप लोग गए दोनों को शॉपिंग करने अपने मम्मा पापा के साथ। ठीक है, पापा के साथ गए फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए एग्जाम्पल में, ठीक है, पापा के साथ आप दोनों गए, ठीक है, खरीदने। तो गाइज वो स्टोर से आप जो भी सामान खरीदोगे, तो वो सामान तो आपका होगा, बट आप क्या पेमेंट कर सकते हो? आप इतने केपेबल हो कि आप पे कर सकते हो? तो नो गाइज, आप क्या करोगे? आप सब सामान रख लोगे और पेमेंट कौन करेगा? पापा करने वाले। तो पेमेंट जो है वो करने वाले पापा। तो पापा क्या हुए? होल्डिंग कंपनी। आप कौन हुए? एसोसिएट और सब्सिडरी। ठीक है, इससे क्लियर हुआ। मतलब खर्च आप करने वाले हो, पेमेंट पापा करने वाले हैं। वैसे ही इसमें एंटिटी जो होल्डिंग कंपनी की एंटिटी है या कोई भी एंटिटी है, जिसकी ग्रुप एंटिटीज लोग कुछ भी सामान खरीदेंगे एंड आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। अगर गाइस आपको अभी तक समझना है तो इसके बाद मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देने वाली, देन विल फर्दर मूव। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल एक और हो सकता है, जो कि ये है कि समझ लो गाइस आपकी बर्थडे है। ठीक है, आप अपनी बर्थडे ट्रीट दे रहे हो, तो बर्थडे ट्रीट में कैसे करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग कि बर्थडे ट्रीट रहता है तो हम लोग कैफेज में पार्टी दे देते हैं कोई से भी, एंड देन वहां पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। फ्रेंड्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने पसंद की चीज ऑर्डर कर सकते हैं, एंड देन एट द एंड जो बर्थडे बॉय गर्ल जो भी रहता है उसको पेमेंट करना होता है। तो इस केस में ग्रुप एंटिटी आपके फ्रेंड्स हो गए और पेमेंट करने वाले बर्थडे बॉय या गर्ल आप हो गए, और आप किस में पेमेंट कर रहे हो? शेयर्स में कर रहे हो। अब तो गाइस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो ही गया होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। शेयर बेस्ड अरेंजमेंट। तो गाइस अरेंजमेंट किसके बीच में होता है? किसी भी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है। जैसे कि गाइस अपने प्रीवियस एग्जांपल में अपन सप्लायर लिए थे, तो गाइस वो अदर एंटिटी कौन है? हमारे केस में सप्लायर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अदर एंटिटी तो कोई भी हो सकता है और एक एंटिटी होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब जो अपना शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ना, वो कैश एंड अदर एसेट्स के साथ हो सकता है या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के साथ हो सकता है। ठीक है, दो टाइप का होता है। प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अपन कैश सेटल बोलते हैं और इसको इक्विटी सेटल बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि गाइस कैश सेटल का मतलब होता है कि समझ लो कि आपका सप्लायर को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपके सप्लायर को आपको पेमेंट करना है, तो आप किस में करोगे? आपने सोचा मैं कैश में करूंगी, बट ना मैं शेयर बेस्ड अरेंजमेंट के अंदर ही कैश बेसिस में करूंगी। तो बोलोगे मैम कैसे होगा, मतलब आप कैश दे रहे हो तो फिर वो शेयर बेस्ड कैसे हुआ? तो गाइस शेयर बेस्ड ये ऐसे होता है कि अपन क्या करते हैं कि अगर वो इंसान को आज हम लोग पैसे नहीं देते और दे देते अपने शेयर्स कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर कैसे आएगा? मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसकी जो आज वैल्यू होगी, समझ लो 10 रुपीज है। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 रुपीज है, तो आप बोलोगे कि मैं शेयर बेस्ड पेमेंट के हिसाब से तुमको पे करूंगा कैश सेटल में। ठीक है, तुमको ये जो कैश सेटल में क्या करूंगा मैं, वैल्यू और जो प्राइस है मेरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, वो तुमको उसके हिसाब से मैं पे करूँगा। मतलब नॉट एज़ पर योर सर्विसेज़ और नॉट एज़ पर मनी। मनी नहीं दे रहा हूँ, मतलब दे तो मैं कैश रहा हूँ, बट कितने रुपए का कैश दे रहा हूँ? जितने रुपए के मेरे शेयर्स चल रहे हैं, उतने रुपए के कैश दे रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ पर? लैंग्वेज पढ़ो। कैश एंड अदर असेट्स बेस्ड ऑन वैल्यू और प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो शेयर दे रहे हैं या देने वाले थे, उसका जो प्राइस होगा वो, या उसका वैल्यू होगा वो, उतने रुपए का अपन कैश दे रहे हैं। क्लियर हुआ? कैश दे रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ गाइस एक और टाइप आता है इसका। ये दो टाइप के होते हैं। दूसरा टाइप ये रहता है कि समझ लो इम्प्लॉइज के केस में अक्सर ये होता है कि अपन इम्प्लॉइज को बोलते हैं कि ना अपन अ, वो गाइज़ मैं आपको आगे बताऊँगी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। पहले अपन इधर इक्विटी सेटल देख लेते हैं। इक्विटी सेटल में क्या होता है, जैसा कि आपने अभी देखिए, इक्विटी सेटल में अपन इक्विटी देते हैं, ठीक है? इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, कोई भी सर्विसेज़ ली उसके बदले इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, तो उसको इक्विटी सेटल बोलते हैं। और इक्विटी सेटल में का जो प्राइस रहता है या वैल्यू रहता है, उसको अगर अपन कैश में दे देते हैं, तो उसको कैश सेटल बोलते हैं। ईज़ी, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? बहुत अच्छे से? ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है? देन गाइस
वेस्टिंग कंडीशंस भी आ सकती कभी-कभी, कभी-कभी ना ऐसा होता है कि अपन एम्प्लॉयी के केस में ना उनको बोलते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में 5 साल 5 इयर्स का कंटिन्यूअस सर्विसेज दोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा देन ईसॉप का। ईसॉप वाली कंडीशन आती है गाइस, तो ईसॉप का ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉइज को रिटेन रखने के लिए, ताकि कंपनी से भागे ना एम्प्लॉय करके ना उनको रिटेंशन देने के लिए ना ऐसे वाले ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें वेस्टिंग कंडीशंस रहती है। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है एक वेस्टिंग पीरियड देते हैं अपन, जितने समय तक उसको टिक के रहना पड़ेगा कंपनी में, तब जाके ही वो एलिजिबल होगा ईसॉप के लिए। इसमें क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड में हमारे एग्जांपल में 5 साल जो वेस्टिंग पीरियड है, जब कोई एम्प्लॉयी 5 साल तक हमारी कंपनी में कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा, तब जाकर हम उसको ईसॉप का ऑप्शन देंगे। तो वेस्टिंग पीरियड क्या हुआ, 5 इयर्स। क्लियर हुआ? तो गाइस अपन देख रहे थे कि अपन कब रिकॉग्नाइज करेंगे अपने अपने जो अपन ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसको अपन को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये हमारा मकसद है अभी। ठीक है, तो व्हेन कब रिकॉग्नाइज करेंगे गाइस, जब आपको ना गुड्स आपको मिल जाएंगे ना, ऑब्टेन करोगे अब, जब आपको मिल गया उस समय रिकॉग्नाइज करना, और सर्विस जब रिसीव हो रही है ना तब रिकॉग्नाइज करना। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड हाउ, किस तरीके से? तो गाइस अपना दो मेथड है, जैसे कि एक इक्विटी और एक कैश, तो उन दोनों मेथड से ही तो करोगे ना, और कैसे करोगे? ठीक है, तो कैश मेथड से कैसे करते हैं अपन, अपना जो एसेट या एक्सपेंसेस रहते हैं पीएल अकाउंट के, उसको अपन डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी जो भी रहती है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इक्विटी में भी वैसे ही करते हैं, सेम टू सेम, नो चेंजेस, बस इसमें लाइबिलिटी बुक करते हैं अपन बिकॉज कैश का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें अपन क्या करते हैं, इक्विटी को बुक करते हैं बिकॉज अपन इक्विटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्लियर हुआ गाइस? देन देन इक्विटी सेटल में शेयर बेस्ड पेमेंट का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो गाइस एक एंटिटी है और एक सप्लायर है। ठीक है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन होना है गुड्स और सर्विसेज का, उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, ऑप्शंस मिल रहा है या शेयर्स मिल रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉय को ऑप्शन और शेयर्स, गाइस मैंने आपको अभी बताया था ऑप्शन किस तरीके से मिलता है और शेयर्स भी मिल सकता है। तो गाइस अब अपन को ये देखना है कि उसको मेजर कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हाउ विल मेजर इट? तो गाइस वी विल मेजर इट एट फेयर वैल्यू, जो भी गुड्स और सर्विस का फेयर वैल्यू रहेगा जब आप रिसीव करोगे, रिसीप्ट वाले दिन, ठीक है, वही लोगे। कॉमन सेंस गाइस, ये पूरा चैप्टर कॉमन सेंस है कि आप पेन खरीदने जाओगे, उस दिन अगर उस पेन का रेट 10 रुपए चल रहा है, तो 10 रुपए ना आपसे लेगा वापस, मतलब वो बोलेगा ना कि पेन के बदले 10 रुपए दो करके। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात हुई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कुछ नया बता रही हूँ। क्लियर हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल दैट फेयर वैल्यू जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का रहेगा ग्रांड डेट में, वो ज्यादा हो जाएगा। कोई आपको पागल कुत्ता तो नहीं काटा है कि आप 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में दे के आओगे, नहीं ना। तो इस सो इजी गाइस, इसमें कुछ है नहीं पढ़ाने लायक। ठीक है, देन वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब गाइस मैंने आपको समझाया था, एक टाइम पीरियड होता है जब आपको ऑप्शन मिलता है और जब आप उसको एक्सरसाइज करते हो, उन दोनों टाइप इवेंट के बीच में जो टाइम रहता है उसको अपन वेस्टिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं रहता है ना, तो अपन को पूरा-पूरा रिकॉग्नाइज़ कर लेना है बिकॉज़ गाइस इसमें अपन ये मानेंगे कि ये करंट पीरियड पे ही हुआ है। तो गाइस अगर करंट पीरियड पे कोई एक्सपेंसेस होता है तो अपन उसको फुल्ली रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? बट गाइस अगर वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का क्वेश्चन में, ठीक है? आगे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रहेगा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड। तो गाइस अपन को तीनों साल में ना एमोर्टाइज़ करना रहता है वो एक्सपेंस को, क्योंकि गाइस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का खर्चा जो है वो 3 साल के लिए लगा है, तो उसको अपन तीनों साल में बाँट देंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड, ठीक है? उसके बाद गाइज़ आगे अगर आगे क्या दिया हुआ अपन को कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता अपन को, ठीक है? आफ्टर वेस्टिंग पीरियड के बाद। देन गाइज़ कैश सेटल में अपन कैसे करते हैं? तो गाइज़ कैश सेटल में अपन क्या करते हैं कि जो एंटिटी है ना और सप्लायर है, ठीक है? ये सप्लायर है, ये एंटिटी है। एंटिटी ने क्या लिया? सप्लायर से गुड्स और सर्विस लिया, ठीक है? उसके बदले में एंटिटी ने क्या दिया? उसको बोला कि इक्विटी का अपन इक्विटी में कैश सेटल कर लेते हैं, और इस बार वो क्या दे रहा है? शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। मतलब गाइस इसमें अपन ना शेयर एप्रिसिएशन राइट्स मतलब इसमें अपन हक देते हैं कि आपने शेयर एप्रिसिएशन मतलब जिस दिन अपन गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं ना, ट्रांसफ़र हो रही है, उस दिन का अपन शेयर एप्रिसिएशन राइट ले लेते हैं उस दिन का। और उसके बाद अपन क्या करते हैं कि एक एक्सरसाइज़ डेट रहती है। उन दोनों के बीच में जो भी डिफ़रेंस रहता है, उस डिफ़रेंस में इसमें जो भी कमाई होती है, वो हो जाती है। ठीक है? मतलब आज अब गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र हुआ तो आज की डेट एंड जिस दिन एक्सरसाइज़ करोगे उस दिन का डेट। इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांज़ैक्शन होगा ना, उतना का आपका कमाई होगा। क्लियर हुआ? ठीक है? अब आप इसको मेज़र कैसे करोगे? तो गाइस सबसे पहले तो ये आपका लायबिलिटी रहेगा फेयर वैल्यू में, ठीक है?
और फिर जो आपका फेयर वैल्यू का लायबिलिटी रहेगा उसको आपको रीमेज़र करना है जब अपन रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग जब सेटल होगा ना तब तक अपन को रीमेज़र करते रहना है हर साल फेयर वैल्यू को, ठीक है?